वो काफी बेसिक चीजों से स्टार्ट होगा, बिकॉज आपको इकोनॉमी समझनी है। आप उसको समझते हुए जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाई अनुबी का नाम। तो अनुबी क्यों आया, किस लिए आया, किस पर्पज से आया है, और मार्केट में या फिर बोल सकते हैं दुनिया में क्या इवोल्यूशंस लेके आएगा, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हमें उसके बाद पता चलेगी। ठीक है। तो ये सारी रहे हमारे चैप्टर्स। तो आज का जो चैप्टर है हम फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर को स्टडी करने से पहले मैंने एक बार एक छोटा सा आपको कुछ शेयर किया था। तो मैं चाहूंगा कि पहले उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें हम, क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो बेसिक, हमारा जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है वो क्लियर हो जाए, देन हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों इन्फ्लेशन के बारे में, क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो इर्द गिर्द इन्फ्लेशन की घूमता है। कि बार्टर सिस्टम जब खत्म हुआ, धीरे धीरे एवोल्यूशन का समय आया। हर चीज दोस्तों, जो भी चीज आपके घर में आज चल रही है, कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसका एक अल्टरनेट आता है। मान लीजिए आपने डोर आपके पास घर के सामने आपने कुछ भी रेनोवेट किया है, कुछ समय के बाद आपको लगेगा नहीं इसको चेंजेस करना है, तो आप चेंज करते हैं। ठीक है। दुनिया में जो भी चीजें आती है, अगर उसमें कोई ड्रॉबैक्स होता है तो अल्टरनेट फॉर्म उसका जरूर और जल्दी आ जाता है। जैसे आज हमने देखा कि जितने भी पेट्रोल व्हीकल है वहां पे पेट्रोल की क्राइसिस हुई, इथेनॉल मिक्स करना पड़ा, तो ईवी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो कंपनियां तेजी से एक्टिव हो गई, और तेजी से ईवी गाड़ियां, ईवी कार्स, ईवी बाइक्स, ये सारी की सारी चीजें अब तेजी से बनना स्टार्ट हो गई है। तो मैं बताना क्या चाहता हूं कि कभी कभी जो चीज स्मूथली चलती है तो उसमें कभी न कभी कोई वीकनेस आ जाती है, और उसको फिर चेंज होना पड़ता है। जैसे बार्टर सिस्टम से आज बोल सकते हैं कि क्या होता है इन्फ्लेशन, मतलब होता है महंगाई दर। और ये महंगाई दर आती क्यों है, इसके आने का रीजन क्या है? डे बाय डे हमारा जो बोल सकते हैं कि जो पैसा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इन्फ्लेशन मतलब दोस्तों महंगाई। ठीक है, आप ध्यान समझिए, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जो चीज आज आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने आपने आज 2 लाख का घर खरीदा। ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी आप चीज अपने 2 लाख का खरीदा। अब आप सोचते हैं अरे यार अभी तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चलो मान लेते हैं हम इसको 2 साल बाद खरीदते हैं। दोस्तों 2 साल बाद आप उसी प्रोडक्ट को, सेम चीज को आप 2 लाख में नहीं खरीद सकते, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5 लाख रुपए, या उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख या 2.5 लाख, 50,000 या 1 लाख जो इंक्रीज हुआ है ना, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई दर। अब ये करती क्या है इन्फ्लेशन? ईट योर सेविंग, जो भी आपने सेव किया है, जो भी पैसे आपने बचा के रखा है, उसको धीरे धीरे उसकी वैल्यू को कम कर देगी। मान लीजिए आपने 2 ही लाख रखा है, तो अगले साल उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 2.5 लाख रुपए हो गई। आप सोचोगे चलो एक काम करते हैं, अब इस साल नहीं 2 साल बाद खरीदते हैं। फिर 2 साल, 2 साल, 4 साल हो गए। तो 4 साल के बाद आप खरीदेंगे, फिर 50,000 वो बढ़ जाएगा, तो उसकी कीमत कितनी होगी? 3 लाख रुपए होगी। अब आपको 1 लाख रुपए और उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब आपके पैसे की जो परचेसिंग पावर है, जो वैल्यू है, वो कितनी हो गई? वो 1 लाख कम हो गई। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन। पैसे तो वही रहते हैं, लेकिन उसमें उसकी जो परचेसिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि इन्फ्लेशन क्या है, हमारे सेविंग को खा जाती है। अब इसके लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए दोस्तों कंपाउंडिंग। ठीक है, एनिमी ऑफ कंपाउंडिंग एंड सेविंग, सेविंग और कंपाउंडिंग की एनिमी कौन है? इन्फ्लेशन रेट। तो हमें ये करना है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा हमारे पैसे की कंपाउंडिंग होनी चाहिए। जो इन्फ्लेशन रेट है उससे कई गुना अगर हमें हमारा अमाउंट कंपाउंड कर रहा है तो हम सेफ जोन में हैं, अदरवाइज हम भी अपनी परचेसिंग पावर को धीरे धीरे खोते रहेंगे। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या कहती है? जो इन्फ्लेशन रेट है ना, जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या है, कितना है दोस्तों? वो है 4%। गवर्नमेंट क्या बोलती है? जो इन्फ्लेशन रेट है वो है कितनी है? वो 4% है। और वहीं दोस्तों अगर 60 साल के फैक्ट को चेक किया जाए, 60 साल के फैक्ट को, रियलिटी को चेक करें, रियलिटी क्या है, तो रियलिटी को चेक करने पे दोस्तों निकल के आया है कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 8 से 10% का है। ठीक है, पर ईयर का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8 से 10% का है। क्योंकि दोस्तों इसमें एक और चीज एडिशनली ऐड हुई है, वो है हमारा लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। क्या है? प्रोडक्ट में, सर्विसेज में तो है, लेकिन एक लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन भी इसमें ऐड हुआ है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को देखेंगे तो वो क्या होता है? लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन।
तो वो होता है दोस्तों कि समय के साथ साथ जनरेशन टू जनरेशन लोग नई नई चीजें अडॉप्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि जो कपड़े लोग 200 500 1000 रुपए के पहनते थे, आज वही सेम कपड़े लोग 5 5 हजार में भी वही सेम कपड़े पहनते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये भी एक टाइप का हमारा जो है वो सेविंग को ईट करने वाला ये भी एक टाइप का इन्फ्लेशन है। जो बाल हमारे 10 रुपए में कटते थे, 25 रुपए में कटते थे, आज दोस्तों वही 150 रुपए में कट रहे हैं। ठीक है, कितना बड़ा चेंजेस है, कितनी बड़ी महंगाई आई है। तो ये क्या है, ये है इन्फ्लेशन रेट। अगर हम कुछ बिगेस्ट सेक्टर की बात करें कि इन्फ्लेशन को अगर हम ध्यान से समझना चाहेंगे, तो कुछ बिगेस्ट सेक्टर की बात करें तो दोस्तों जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हाउसिंग हो गया और गोल्ड हो गया। तो इनमें बता देखिए तो 10% एजुकेशन, 10%, 14 पॉइंट, सॉरी 13 से 14% हमारा हेल्थ केयर में, 10% हाउसिंग में और 10% गोल्ड में। ये हर साल बढ़ोतरी होती है, ये हर साल बढ़ता है। ठीक है, इतने इतने परसेंटेज का। ये हमने एक बार और भी जूम पे बात किया था। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हमें समझना है, इसलिए हम इसको फिर से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अपने फोन को एक बार टिल्ट कर दीजिए, वर्टिकली कर दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए फोन को अपने। और हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हमने क्या किया, हमने सेम कैपिटल को 3 जगह इन्वेस्टमेंट किया। ये मैं कोई दोस्तों कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, कुछ एनालिसिस से ये चीजें निकल के आई है, तो मैं आपके सामने उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है बट एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एवरेज हमने ये निकाल के बताया कि दोस्तों अगर हम 1 CR 1 करोड़ को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखते हैं तो क्या हो सकता है। चलिए हमने कहाँ रखा, हमने रखा सेविंग में, हमने रखा एफडी में, हमने रखा दोस्तों निफ्टी 50 में, और हमने रखा रियल एस्टेट के अंदर। ठीक है, ये 3 जगह पे हमने अपने अपने अमाउंट्स को रखा। अब कितना रखा, 1 CR, 1 CR, 1 CR, और यहाँ पे 1.07 CR, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ रजिस्ट्री चार्जेस भी होता है। तो ये चीज हमने सेम अमाउंट को रखा। अब हम देखते हैं एक एक को, देखते हैं कि क्या क्या प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला और इन्फ्लेशन ने उसे कैसे। फोन को सीधा कर लीजिए आप। तो चलिए हम यहाँ पे इसको जूम करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम। चलिए पहले हम देखते हैं सेविंग को। तो हम देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमारा जो इनिशियल अमाउंट है वो 1 CR है, और जो हमें एक साल में इंटरेस्ट मिला उस पे वो कितना है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, जो एवरेज निकाला हमने वो नहीं, ये है वो 3.5% है। मान लीजिए 3.5% को आपको सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर उन उसमें इनकम स्लैब टैक्स देखा जाए दोस्तों तो वो भी 30% है। तो 30% इसमें से माइनस करने के बाद जो हमें नेट इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो है 2.54%। ठीक है, 2.45% है। अगर दोस्तों हमें एक साल में 1 CR का 2.45% प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा दोस्तों इन्फ्लेशन रेट भी तो 8% है। तो 2.54 में जब हम 8% का इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर माइनस करते हैं, तो हमें जो मिलता है वो कितना है दोस्तों, वो हमारा 5.55% लॉस होने वाला था, वो हमारा अब कितना हो रहा है, -5.55% हो रहा है। मतलब इन्फ्लेशन ने हमारे अमाउंट्स में से, मतलब हाँ ना, 2.4% का माइनस हुआ इसमें। तो लगभग हमारा अभी भी हम इन्फ्लेशन को झेल रहे हैं, अभी भी हम अपने अमाउंट में 5.5% का इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई झेल रहे हैं। चलिए अब अगर हम देखते हैं वही सेम अमाउंट को हम यहाँ पे एफडी में रखते हैं तो क्या होता है। दोस्तों अगर सेम अमाउंट को एफडी में रखते हैं तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है वो 7.4% का होने वाला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 30% का टैक्स के बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें जो नेट इंटरेस्ट रेट है वो 5.18 है। और इसमें से हम माइनस कर देते हैं 8% हमारा इन्फ्लेशन रेट, तो दोस्तों हमें जो निकल के आता है वो कितना है, वो हमें मिलता है 3%, 3.18% आता है। तो मतलब हमारा अभी भी इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई दर, हर साल में हमारा 3% के हिसाब से हमारा पैसा कम हो रहा है, अगर हम यहाँ पे एफडी में रखते हैं तो। चलिए अगर हम निफ्टी 50 की बात करें दोस्तों, निफ्टी 50 का मतलब क्या है, निफ्टी का मतलब क्या है कि हमारे नेशन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो इन सभी 50 बड़े कंपनियों का एक स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, एनएससी, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं। तो उसमें अगर आप पैसे लगाते हैं तो उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कुछ ये रहा। मतलब अगर हम 2020 से 2024 तक का एक रेशियो देखिए तो लगभग यहाँ पे 13.5% का हमें इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, हमारा जो टैक्सेशन है वो है रिडेम्पशन टैक्स है, मतलब हमारे कैपिटल पे नहीं प्रॉफिट पे लगेगा। मतलब आपने 1 CR का आपने 2 CR बनाया, तो आपका केवल केवल जो आपका प्रॉफिट है 1 CR, उसी पर ही आपका 12.5% का टैक्स लगेगा।
ठीक है। अगर उसको भी माइनस करते हैं हम 8% के इन्फ्लेशन से दोस्तों, तो हमें मिलने वाला है जो वो कितना है, 5.5%। तो मतलब अगर हम निफ्टी फिफ्टी को देखें तो काफी बेहतर है हमारे और जगह सेविंग से। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो 5% का, सालाना 5% का हमें मिल रहा है। एपीवाई अगर देखिए तो, एपीवाई नहीं दोस्तों, एपीआर है हमें, है ना, एनुअल परसेंटेज रेट बोल सकते हैं, यील्डिंग नहीं है, एनुअल परसेंटेज रेट है। तो वो कितना है मेरा है, 5.5% अगर हम निफ्टी फिफ्टी में रखते हैं तो। सेम दोस्तों यहाँ पे रियल एस्टेट की बात होगी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि रियल एस्टेट में आपको कैपिटल बड़ा चाहिए, बड़ा कैपिटल चाहिए। तो इसको हम अब नहीं ले सकते अभी, क्योंकि हम सभी एक जनरल अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो इंटरेस्ट है दोस्तों, ये वेरिएबल होता है, क्योंकि डिपेंड करता है लोकेशन कैसी है, और जो यहाँ पे रेजिडेंशियल टैक्स है वो लगभग सेम है। तो यहाँ का जो प्रॉफिट है ये भी यहाँ पे तो निफ्टी फिफ्टी और रियल एस्टेट में अगर अपने अमाउंट को हम सेव रखते हैं तो ये हमें हमेशा प्रॉफिट देता है, पर ये परसेंटेज ऊपर नीचे हो लेकिन हमें प्रॉफिट देता है। लेकिन वही सेविंग और एफडी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फ्लेशन रेट से अगर हम माइनस करेंगे तो हर साल हम यहाँ पे 5%, यहाँ पे 3% के लॉस में जा रहे हैं। तो आई होप ये चीजें यहाँ तक कितने लोगों ने चीजों को समझा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी रिएक्शन दे, देन मैं आगे बढ़ूंगा। इतनी चीज को कितने लोगों ने समझा। हमको नॉलेज नहीं होता किसी चीज का, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप अपना वो दिन ट्राई करिए जब आप पहले दिन कार चला रहे थे, या पहले दिन आप बाइक चला रहे थे। तो जब आप रोड पे निकलते थे, ट्रक को देखते ही आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती थी, लेकिन जब आपको चलाने आ गया तो हार्ट बीट नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि आफ्टर एक्सपीरियंस हुआ, जब आपने उस चीज को गेन किया, नॉलेज गेन किया, उसके बाद वो चीजें आपको मिली। ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप पूरी तरीके से चीजों को समझ जाते हैं तो आप एकदम रिलैक्स फील करते हैं और अपना सही डिसीजन ले पाते हैं। चलिए अगेन हम अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। तो ये चीज देखा दोस्तों हमने। अब हम आगे बात करते हैं, एक रूल बताना है आपको, रूल 72। हमने एक बार और डिस्कस किया था, अभी हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। रूल 72, ये रूल 72 क्या बोलता है? ये रूल 72 ये बोलता है कि आपका कैपिटल 2x कब होगा, कि आपका जो अमाउंट है, आपका कैपिटल है, डबल इन हाउ मेनी ईयर, या डबल इन हाउ मेनी मंथ। ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है? जो भी आपको परसेंटेज मिल रहा है, अगर मंथ में मिल रहा है तो मंथ को देखिए, अगर ईयरली मिल रहा है तो ईयरली देखिए। अगर मान लीजिए कोई बोलता है आपको मंथ में 7% मिलेगा, है ना, 7% आपको मंथली मिलेगा, तो आप 7 रखिए यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे 72 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये रूल 72 है। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको निकल के आता है 10। तो मतलब 10 महीनों में अगर 7% आपको मिल रहा है, तो 10 महीने में आपका कैपिटल 2x हो जाएगा। चाहे तो आप अपने कैपिटल को एग्जिट कर सकते हैं। वहीं 10% यहाँ मिल रहा है दोस्तों, तो लगभग 7.2। अगर 15% मिल रहा है तो आपको लगभग यहाँ पे, अगर महीने की बात करें तो यहाँ पे 5 महीनों में। लेकिन अगर ईयरली बात करें दोस्तों, अगर ईयरली, अगर आपको सालाना, साल में 15% मिल रहा है, तो आपको जो कैपिटल है 72 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 5 साल में आपका जो कैपिटल है वो दुगना होने वाला है, 2x होगा। ठीक है। लेकिन एक चीज हमने देखा दोस्तों, ओरिजिन में देखा, हमने देखा कि इतना जबरदस्त, इतना बेस्ट कॉन्सेप्ट हमें मिला है कि हमारा जो कैपिटल है वो 2x, अगर हम बात करें तो हमारा लगभग लगभग क्या परसेंटेज मिल रहा है। अगर मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पे अगर 21% आपको मिल रहा है, कितना, 21% अगर आपको मिल रहा है, तो आप इस 21% को अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, 21 हम करते हैं 72 डिवाइडेड बाई 21। तो दोस्तों लगभग 3.42 मंथ में, मतलब 3.5 महीने में आपका जो कैपिटल है वो 2x टोकन के फॉर्मेट में बनाने की कैपेसिटी रखता है। ये है रूल नंबर 72। चलिए अगर हम यहाँ पे 34 देखते हैं या 30 देखते हैं दोस्तों, अगर हम 32 देखते हैं, 32% है, तो हम इसको 72 से डिवाइड कर देते हैं, और हमें निकल के आता है दोस्तों 2.25। मतलब 2.5 महीनों के अंदर हमारा कैपिटल 2x होने की कैपेसिटी रखता है। कैपिटल मतलब क्या, हमारा टोकन। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे 14% मिल रहा है, कितना, 14% मंथली, तो हम 72 डिवाइडेड बाई 14 करते हैं, तो हमें मिलता है 5.15। मतलब 5 महीने 10 दिनों के बाद, 5 महीने 14 दिनों के बाद आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पे 2x होने की कैपेसिटी रखता है। तो आप रूल नंबर 72 के हिसाब से आपको जो परसेंटेज मिल रहा है
उसमें आप 72 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा आपका कैपिटल 2x कब तक हो रहा है। ये हमारे बिगिनर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त टेक्निक्स है। सो आई होप ये भी चीजें आप समझ गए होंगे कि रूल नंबर 72 क्या होता है। तो एक मैं रिएक्शन चाहूंगा, देन मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब चलते हैं अपने इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है, महंगाई दर होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 से। अब हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा अणुबी का निर्माण हुआ, किस तरीके से अणुबी आया। हम यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले चैप्टर से। दोस्तों पहले चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जो कि जहाँ पे जो कोलकाता में सेशन हुआ था। और हम लास्ट में यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि व्हाई डज अणुबी एग्जिस्ट द नेक्स्ट स्टॉप फॉर द मनी। हम देख रहे हैं कि एवोल्यूशन हो रहा है, डे बाय डे एवोल्यूशन हो रहा है। हम फोन में देख रहे हैं कि फोन में एवोल्यूशन हो रहा है। हमारा एंड्रॉइड फोन धीरे धीरे क्या क्या मॉडिफाई होते होते कितनी कॉपियाज आ गई है, कितने टाइप के मॉडल्स आ गए हैं मॉडिफाई हो करके, फोल्डेड आ गया है। बाद में आपको एआई फोन देखने को मिलेगा, बाद में होलोग्रामिक फोन मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, तो ये चीज आकर के फिर कहाँ पे स्टॉप होगा ताकि दुनिया उसको काफी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पे बताया गया है कि अनूबी क्यों मनी के एवोल्यूशन में नेक्स्ट स्टॉपेज है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो रहीम सर एक बार डिस्कस बताएंगे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, एकदम परफेक्ट। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर का जो टॉपिक स्टार्ट है, ये मेरा बनाया हुआ खुद का नहीं है, ये वहां से अडॉप्टेड किया गया है। जो उन्होंने वहां पे बताया था वो सेम हम यहाँ पे डिलीवर्ड कर रहे हैं। तो पहला जो है दोस्तों, व्हाट इज मनी। आप सभी जानते हैं पैसा क्या है, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया और कई हमारे स्पीकर इस चीज को कई बार कितने बार इसको समझा चुके हैं। लेकिन जो बेसिक है वो बेसिक रहता है दोस्तों, हमें सीखना जरूरी होता है कि व्हाट इज द मनी। और हम इसमें पढ़ेंगे कि इवोल्यूशनरी पाथ ऑफ द बार्टर सिस्टम टू द डिजिटल करेंसी। मतलब कि जो हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब ट्रेडिंग का मतलब यही नहीं होता है कि आप कैंडल स्टिक को देखो। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है आप किसी को पैसा दो, उनसे सामान ले लो, ये आपका ट्रेड हो गया। ठीक है, आप मान लीजिए सब्जी खरीदना है तो सब्जी की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपने पैसे दिए, आपने कोई भी वैल्यूएबल चीज दी जिससे उस सब्जी को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपने वो दिया और रिटर्न में आपको क्या मिला, रिटर्न में आपको कुछ चीज मिल गई, ये आपका ट्रेड हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बार्टर सिस्टम से दुनिया डिजिटल करेंसी तक कैसे पहुंची, और इस चैप्टर में और क्या क्या हम देखेंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द बार्टर्स, गोल्ड, फेट करेंसी एंड द बर्थ ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन की बर्थ क्यों हुई, किस लिए हुई, है ना। और हम देखेंगे दोस्तों, व्हाई अनुबी इज अ सेलेक्टिव प्राइवेसी ब्लॉकचेन इन नेक्स्ट स्टॉप ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम। तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है ना, जो हमारे पैसे की जो अर्थ इकोनॉमिकल जो डिसीजन जहाँ पे होते हैं चीजों की, तो वो हमारा अनुबी अनुबी का ब्लॉकचेन नेक्स्ट स्टॉप बनकर के कैसे साबित होगा। ठीक है, और एक चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो ये रही कि इन सभी चीज को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां चैप्टर तक सीखने के लिए आपको किसी भी टाइप का टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। नो टेक्निकल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड। इन सभी को समझने और सीखने के लिए कोई भी आपको टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं इन सभी चीजों के ऊपर। हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि मनी क्या है दोस्तों। हम सभी जानते हैं मनी क्या है, कि मनी मनी इज द एनीथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टोर ऑफ वैल्यू इन द यूनिट ऑफ अकाउंट। मतलब इसमें तीन चीजें बताई गई है कि मनी वो चीज होता है, मनी मतलब रुपया पैसा ही नहीं, वो हर चीज है मनी जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, किसी को अदली बदली करने का मतलब, हम कुछ चीज दे रहे हैं वो उसके बदले मुझे कुछ मिल जाए, वो मनी है। जिसके अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू है, लंबे समय तक उसको हम संरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम टमाटर को मनी माने तो वो टमाटर मनी नहीं है दोस्तों, लेकिन गोल्ड का सिक्का अगर माने तो वो मनी है। क्योंकि इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू टमाटर में नहीं है, हम उसको 2 साल तक नहीं रह सकते, हम उसको 6 महीने तक नहीं रह सकते, खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यूनिट ऑफ अकाउंट होनी चाहिए। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब उसको हम छोटे 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 टुकड़े में तोड़ सकें और उसी से एक वैल्यू डिसाइड हो। मतलब अगर हमें फोन लेने जाना है तो उसको कितने रुपए का मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये मनी डिसाइड करेगा। हम आलू खरीदने जाना है तो आलू को अब कितने रुपए किलो मिलेगा, जो रुपए किलो है ना, ये है दोस्तों यूनिट ऑफ अकाउंट। तो किसी भी मनी में ये चीज होनी चाहिए, तो जाकर के मार्केट में लॉन्ग टाइम तक स्टेबलाइज होता है और ट्रेड करता है चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। आता है हमारा दोस्तों पहला टॉपिक,
कि व्हाट इज द मनी एंड फ्लो चार्ट द प्रॉब्लम विद बार्टर। बार्टर में क्या प्रॉब्लम थी, बार्टर सिस्टम क्यों फेल हो गया, क्यों नहीं चल पाया, और उसके बाद क्यों दूसरे पैसे की जरूरत पड़ी, उसके पीछे का रीजन क्या है। चलिए हम इसको स्टडी करते हैं। जितने लोग वहां पे गए थे तो उनको उनको भी पता चला होगा कि पहला चैप्टर यही है और सेम टू सेम यही है, पूरे वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहला है कि वाई डजंट वाटर वर्क, वाटर क्यों वर्क नहीं किया, उसके पीछे का रीजन क्या था। तो बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई ए पर्सन है और उसको उसके पास मछली है। ठीक है, ये जो बाटर सिस्टम था आप सभी जानते हैं, ये वो समय था, दुनिया का वो समय था जब लोग आपस में लेन देन के लिए कच्ची सामानों का इस्तेमाल करते थे। मतलब मछली के बदले फ्रूट्स हो गया, गेहूं के बदले चावल हो गया। उस सिस्टम को बाटर सिस्टम कहा जाता था, जो हम सभी ने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है। तो अगर मान लीजिए कोई ए है, उसको फिश है उसके पास और उसको फ्रूट चाहिए, वो फ्रूट वाले से बात किया, भाई साहब मुझे फ्रूट दे दो, मछली ले लो। और जो फ्रूट वाला है उसको मछली चाहिए ही नहीं, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कपड़े। अगर मान लीजिए फिश वाले को फ्रूट चाहिए और फ्रूट वाले को फिश चाहिए, तो इनके बीच में बनता है एक कोइंसिडेंस। और जब कोइंसिडेंस बन जाता है तो इन दोनों के बीच में आपस में ट्रेडिंग हो जाती है, इनका ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर जो फिश एप्पल वाला था उसको कपड़े चाहिए, और जो कपड़ा वाला है सी, उसको चाहिए था कुल्हाड़ी। अगर मान लीजिए एप्पल वाले को कपड़े चाहिए और कपड़े वाले को एप्पल चाहिए, तो दोनों के बीच में ट्रेड कंप्लीट हो जाता, और इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस, है ना। डबल कोइंसिडेंस बना, इंसिडेंस बना क्या कि आप इनसे कुछ लेना चाहते हैं और इसको भी वही चाहिए जो आपके पास है, तो इसको बोलते हैं, दोनों तरफ से इंसिडेंस बना, इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस। लेकिन इसका ड्रॉबैक्स क्या था, ये था कि इनके पास फ्रूट्स है, इनको कपड़े चाहिए, और कपड़े वाले को क्या चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए। अब यहाँ पे कुल्हाड़ी किसके पास भी नहीं है, तो इनका ट्रेड कैसे कंप्लीट हो। तो ये होता था दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने लगी, और इसी प्रॉब्लम को बोला जाता था, इसी प्रॉब्लम को बोलते थे डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम। मैं चैट में सबसे क्वेश्चन पूछूंगा और रहीम सर सबके नाम नोट करेंगे। जितने भी, अगर कोई 5 क्वेश्चन का राइट आंसर देता है तो उसको मिलेगा 5 पॉइंट, वो गेन करेगा, और 5 पॉइंट पे एक एलजीएनएस है, ध्यान रखिएगा। मैं इस सेशन में कम से कम कई सारे क्वेश्चन पूछूंगा। कमेंट सेक्शन में जिसका पहला आंसर आएगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा, और 5 पॉइंट गेन करने वाले को एक एलजीएनएस मिलेगा। आप अब 5, 10, 15 जितने पॉइंट हो चुके उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। डबल कोइंसिडेंस होते ही दोनों के बीच में बार्टर सिस्टम में ट्रेड हो जाता है, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम आने लगी, तो बार्टर सिस्टम फेल होने लगा बिकॉज डबल कोइंसिडेंस की वजह से डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम होने लगी। तो बार्टर सिस्टम फेल क्यों हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन है डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम। ठीक है, तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को दोस्तों कुछ ऐसा चाहिए कि उनको एक मीडियम चाहिए। मान लीजिए मुझे फिश देना है, तो मैं फिश को किसी मीडियम से खरीद सकता हूँ, एप्पल को भी किसी मीडियम से खरीद सकता हूँ, और वो यूनिवर्सल हो, वो यूनिक हो, वो एक ही हो, तो जा करके हर हर चीजों का ट्रेड कंप्लीट होगा। केवल दो चीजों में आपस में अगर कोइंसिडेंस नहीं बना तो हम उसको नहीं खरीद सकते। तो ये क्या था, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसे डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए मनी आता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डबल कोइंसिडेंस होने के बाद ही यहाँ पे ये चीज होता है, और किसी भी मीडियम ऑफ, किसी भी मनी में या फिर किसी भी ट्रेडेबल क्यों फेल्ड हुआ, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब उसको काफी समय तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जिसमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है वो कैसे रहेगा। मान लीजिए हम फिश तो ले लिए हैं, है ना, लेकिन फिश को क्या हम लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, नहीं, वो सड़ जाएगा, है ना। एक ऐसी चीज है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ट्रेड में है, और वो तीनों चीज को फॉलो करता है। ठीक है, उसके अंदर वो परचेसिंग की पावर होनी चाहिए, द एबिलिटी टू रिटेन द परचेसिंग पावर ओवर टाइम, समय के साथ साथ उसके अंदर परचेसिंग पावर होनी चाहिए। क्या वो फिश के पास है, क्या वो एप्पल के पास है, नहीं है, समय के साथ साथ वो खराब हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जो लंबे समय तक ट्रेड कर सके। ठीक है, तो लोगों को क्या मिला दोस्तों, लोगों को मिला यहाँ पे गोल्ड। तो अब चलिए बात करते हैं कि किसी भी चीज को ट्रेड करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। द की टर्म ऑफ
बोल सकते हैं एक्सचेंज। तो पहला क्या है, पहला क्या है, पहला ये है कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, जो मनी के साथ ऑलवेज तैयार है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होनी चाहिए और स्टोर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, ये तीन चीज होनी चाहिए। चलिए अब बताते हैं कि दोस्तों यहाँ पर लोगों को क्या चाहिए था, एक ऐसी चीज चाहिए था जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, लाइक गोल्ड। अब दुनिया में किसी भी कोने में आप उसको सेल आउट कर सकते हैं और वहां से उस करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं, या जो भी चीज आपको चाहिए आप उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिविजिबल पावर होनी चाहिए। डिविजिबल पावर मतलब उसको छोटे से छोटे, अगर आपको कॉफी भी पीना हो ना, तो भी वो आपके एक्सचेंज में काम आए। दूसरा, वैल्यू प्रिजर्विंग, अपने पास हमेशा उस वैल्यू को प्रिजर्व करके रखता हो। वो फिश, वो एप्पल अपने अपनी वैल्यू प्रिजर्व नहीं करता, कुछ समय के बाद वो खराब हो जाएगा। लेकिन हमें जो वो चीज चाहिए जिसके अंदर वैल्यू प्रिजर्व हो, वही बन सकता है क्या दोस्तों, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट बनी, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, डिविजिबिलिटी, डिविजिबल और वैल्यू प्रिजर्विंग। तो फिर यहाँ से आविष्कार हुआ दोस्तों, यहीं से ओरिजिन हुआ किसका, मनी का। तो ये चीज किसमें पाई गई, मनी में। और मनी उस समय क्या था, गोल्ड। लोग समझ चुके थे कि गोल्ड में वो पावर है जिससे हम हर किसी भी चीज को हम यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे निकल के आया हमारा दोस्तों ओरिजिन ऑफ मनी, मनी की ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हुई। चलिए आगे हम चलते हैं। हम आगे चलते हैं यहाँ पे। और ये रहा हमारा दूसरा पेज। ध्यान से रखिएगा, अगर आप नोट्स बनाना हो नोट्स बनाइएगा, बिकॉज हम क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पेज हमारा ये रहा, ये टोटल 8 पेज का है। चलिए नेक्स्ट है क्या दोस्तों, नेक्स्ट है गोल्ड ह्यूमनिटी फर्स्ट रियल मनी। जब लोगों ने बार्टर सिस्टम को देखा कि बार्टर सिस्टम फेल्ड हो रहा है, तो लोगों को लगा कि अब कौन सी चीज ज्यादा ट्रेड करेगी, है ना। कौन सी चीज है जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेगी मार्केट में, तो लोगों को दिखा गोल्ड। अब लोग गोल्ड की तरफ तेजी से भागना स्टार्ट कर दिए। लोग गोल्ड की तरफ तेजी से भागना स्टार्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों दो गोल्ड में क्या चीज है, गोल्ड पहली बार रियल मनी बना, क्योंकि गोल्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर से एक ऐसा ट्रेडिंग एलिमेंट्स है जिससे आप कुछ भी किसी भी चीज को ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें इसकी चार प्रॉपर्टी की वजह से, चार चीजों की वजह से ये आज तक एक एक्सचेंज का माध्यम है। चार चीजें वो क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए, वो चार चीज क्या है दोस्तों, वो चार चीज ये है। पहला है स्कार्सिटी, हमेशा सप्लाई की कमी रहती है। आप देखते हैं गोल्ड हमेशा सप्लाई कमी रहती है, इसलिए हर साल उसमें भी इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। कमी हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम, तो जाहिर सी बात है ये लिमिटेड सप्लाई में है। पहला, दूसरा है ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक आप इसको रख सकते हैं, ये खराब होने वाली चीज नहीं है। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है डिविजिबिलिटी, आप इसको छोटे से छोटे टुकड़े में करके भी आप इसको सेल आउट करके एक्सचेंज कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों पोर्टेबल, स्मॉल पीस को कहीं से भी, बड़ी वैल्यू के अमाउंट्स को कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको फिश एक्सचेंज करना है एप्पल से, और आपके पास है 1 टन फिश और ले जाना है कहाँ, 10 किलोमीटर, बहुत इशू होता था दोस्तों, बहुत बहुत मुश्किल होता था ले जाना। तो गोल्ड ने उस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया। आप छोटे से पीस को, जिसके अंदर उस हजारों फिश की वैल्यू प्रिजर्व रहती थी, उससे आप उस चीज को ट्रेड कर सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, चार चीजें थी जो गोल्ड को मार्केट में ट्रेडेबल बनाई। पहला है स्कारसिटी, दूसरा है ड्यूरेबिलिटी, तीसरा है डिविजिबिलिटी और चौथा है पोर्टेबल, है ना। स्कारसिटी, स्कार्स, ड्यूरेबल, डिविजिबल और पोर्टेबल। कमी होती थी, सप्लाई कमी, लंबे समय तक चले और छोटे टुकड़े कर सकते हैं, और चौथा क्या है, पोर्टेबल है। इन सभी चीजों की वजह से गोल्ड तेजी से विख्यात होने लगा कि भाई साहब बार्टर के बाद ये भी कुछ चीज है। तो लोग उसको स्टोर करने लगे, लोग लेन देन करने लगे। कई राजाओं के समय में तो ये तेजी से चला भी। कई सारे राजाओं के समय ये बहुत तेजी से क्या हुआ, बहुत तेजी से बोल सकते हैं क्वाइन के रूप में भी मार्केट में आया। लेकिन जब लोगों को 1849, मतलब 1849 में लोगों को ये पता चला कि कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा गोल्ड मिल रहे हैं, है ना। कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा गोल्ड की माइन है, तो लोग क्या करने लगे, तेजी से कैलिफोर्निया की तरफ, है ना, अमेरिका के कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया की तरफ लोग तेजी से मूव ऑन करने लगे। अब ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाकर के क्या करने लगे, गोल्ड की माइनिंग करने लगे।
अब बहुत ज्यादा वहां पे रश बढ़ गया, है ना, रश बढ़ गया। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों कैलिफोर्निया गोल्ड रश, जो कि कौन से डेट, कौन से ईयर में हुआ था? 1849 में कैलिफोर्निया गोल्ड रश माना जाता है। लोग ने तेजी से वहां से गोल्ड निकालना स्टार्ट किया, बिकॉज सबको पता चल गया था कि गोल्ड ही क्या है, गोल्ड ही मनी है। और एक चीज सबसे अच्छी बात थी कि नो गवर्नमेंट एनरोलमेंट, कि आपके पास गोल्ड है तो आप अपने एक्सचेंज को आपस में कर सकते हैं। यहाँ पे मिडल मैन की जरूरत नहीं थी या किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं थी। इस चीज को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया, है ना। आप देखेंगे इट्स वैल्यू वाज रिकॉग्नाइज वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में इस चीज को एक्सेप्ट किया गया। तो काफी ज्यादा आबादी यहाँ बढ़ी। एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, तो ये आप देखेंगे तो 1900, अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं तो 1984 से ये सब चीजें हुई। जनवरी 1984 से एक व्यक्ति ने वहां पे माइन किया और मार्केट में लाया। लोगों ने कहा कहाँ से है, तो पता चला कैलिफोर्निया से। तो वहां पे जो वहां का शटर मिल था, तो उसमें तेजी से लोग इकट्ठा होने लगे और गोल्ड की माइनिंग करने लगे, मार्केट में लाने लगे। ठीक है, क्यों? लोगों ने सोचा कि हम अमीर बन जाएंगे, ज्यादा ज्यादा गोल्ड माइनिंग करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे रश हो गया, वहां की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, बाद में जाकर के कैलिफोर्निया को दोस्तों 21वां राज्य बनाना पड़ा। कब? 1850 में। ये हिस्ट्री है, आप देखेंगे तो हिस्ट्री है। और वहां पे वो लोग जो कैलिफोर्निया में जगह जगह से आके कैलिफोर्निया में बसना स्टार्ट किए थे, उनको कहा गया था क्या? 49ers। 49ers क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 1849, 1849 है। तो उन जो लोग उस सन में आए थे, वहां पे आके बस गए, गोल्ड माइन करने लगे, अपनी इकोनॉमी को सुधार लिए, उनको कहा जाता था 49ers। आप सभी जानते हैं दोस्तों, ऐसी कई सारी टीम्स हैं, कई सारी फुटबॉल, आप जानते हैं ना, एनएफएल, एनएफएल जानते हैं ना, नेशनल फुटबॉल लीग्स। तो उसमें कई सारे टीम्स है जिनका नाम है 49ers। 49ers टीम, अमेरिका की एक फुटबॉल टीम है जिसका नाम 49ers टीम। ये कौन है? ये कोई और नहीं है, ये उन्हीं की फैमिली है जो 1849 में वो क्या बोलते हैं, गोल्ड रश के समय वो वहां पे आकर के बस गए थे। ये उन्हीं की फैमिली है, वो जो आज फुटबॉल टीम खेल रही है। तो आप जाकर के सर्च करेंगे कि सैन फ्रांसिस्को की 49ers टीम क्या, कौन है, तो आपको दिखेगा कि फुटबॉल टीम है, अमेरिका की फुटबॉल टीम है। ठीक है, तो ये चीजें हुई, लोगों को क्या पता चला कि गोल्ड ही पैसा है और यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट का कोई एनरोलमेंट नहीं है, आप इससे फ्रीली अपने ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे निकल के आती है दोस्तों गोल्ड की चार मॉनेटरी प्रॉपर्टी। पहला क्या है? पहला हम सभी जानते हैं स्कार्सिटी, कि हमेशा इसमें डिमांड बनी रहती है, हर किसी को गोल्ड चाहिए। जैसे हर किसी को एलजीनेस चाहिए, तो क्या होगा? बाय 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 सर, टोकन है क्या, ये सब सब चीजें बोलते हैं ना। तो पहली बात है कि हर स्कार्सिटी, अभी तक आपको हर किसी को गोल्ड चाहिए, हर फैमिली में किसी को, हर किसी को गोल्ड चाहिए। शादी में रिक्वायरमेंट गोल्ड है, जा रहा है ज्वेलरी में बन रहा है। ठीक है, तो कमी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट में नहीं होनी चाहिए। और सभी जानते हैं सप्लाई की कम है। दूसरा है ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है, खराब ना हो। इसके साथ साथ डिविजिबिलिटी, क्या डिविजिबिलिटी दोस्तों, कि इसको हम मेल्ट करके छोटे छोटे पॉइंट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज है, वो है दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी या यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, कि दुनिया में हर कोई इसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, दुनिया में हर कोई तेजी से इसको एक्सेप्ट करे। तो ये चार प्रॉपर्टी की वजह से गोल्ड काफी ट्रेड में आया और वो आज तक चल रहा है। पहला स्कार्सिटी, ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। चलिए एक चीज हम और बात करते हैं दोस्तों। अब एक चीज आप सभी जानते हैं कि जिसमें जो चीज मार्केट में आता है कुछ समय के बाद उसमें कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स आने लगते हैं। जैसे बाटर सिस्टम में फिश को दूर तक ले जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन गोल्ड को ले जा सकते थे, तो गोल्ड का रिप्लेसमेंट क्या आ गया? गोल्ड आ गया। लेकिन अब गोल्ड में भी कुछ इश्यू आने लगी। क्या इश्यू था? अब बात करते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या इश्यू था, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे एक लाइंस लिखा हुआ है, गोल्ड सॉल्व द एवरी प्रॉब्लम ऑफ द बाटर, गोल्ड सॉल्व द एवरी प्रॉब्लम ऑफ बाटर, बट गोल्ड आल्सो हैव अ ड्रॉबैक्स, टू हैवी, इनकन्वीनियंट फॉर स्मॉल पेमेंट। अगर आप चाय पी रहे हैं तो गोल्ड में कैसे पेमेंट करेंगे? तो ये भी प्रॉब्लम आने लगी। तो दिस ड्रॉन ह्यूमैनिटी टू इन्वेंट अ मोर कन्वीनियंट फॉर द मनी। तो उस समय डिस्कवर हुआ दोस्तों पेपर मनी का। किसका? पेपर मनी का, कि भाई साहब गोल्ड रहेगा कहाँ पे? ट्रेजरी में। गोल्ड रहेगा कहाँ पे? ट्रेजरी में। और उसी के गोल्ड के वैल्यू का यहाँ पर हम क्या छाप देंगे? पेपर मनी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर मनी और फेट करेंसी में अंतर है। क्या अंतर है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे
गोल्ड को कहाँ रखा गया, गोल्ड को रख दिया गया ट्रेजरी में, और गोल्ड को रख दिया कहाँ पे, ट्रेजरी में रख दिया, और बन के क्या सामने आया, पेपर मनी। ये कब की बात है दोस्तों, ये हम अगर बात करेंगे इंडिया में तो लगभग 70 की बात है, जहाँ पे गोल्ड को ट्रेजरी में रख करके सबने यहाँ पे पेपर मनी स्टार्ट कर दिया। पेपर मनी स्टार्ट हो गया, अब पेपर मनी चलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब आप ध्यान रखिएगा, पेपर मनी वो करेंसी है जिसको बोलते हैं गोल्ड बैक्ड करेंसी, इसके पीछे गोल्ड रखा होता था। और फेट करेंसी वो करेंसी है जिसके पीछे कोई भी टाइप का गोल्ड नहीं है, ये केवल एक लीगल टेंडर है, और गवर्नमेंट के क्या बोल सकते हैं, अधिकारों पे चल रही है। बोलते हैं ना कि इतना रुपए देने का मैं वचन करता हूँ, वादा करता हूँ गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो फेट करेंसी और पेपर मनी में क्या अंतर है, इसके पीछे गोल्ड है, गोल्ड है, और इसके पीछे गोल्ड नहीं है। अब गोल्ड है गोल्ड नहीं है, इसका मतलब कैसे कैसे कब कब ये हटाया गया, अगर हम बात करें दोस्तों, तो 70 से ये शुरुआत हुई थी, और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 1690 में पेपर करेंसी बहुत तेजी से चल रही थी, और जब आरबीआई आई 1935 में, जब आरबीआई आई, तो आरबीआई ने ये सारी चीजों को अपने पास रखा, और धीरे धीरे करके ये चीजें बंद होने लगी। अब नोट बंद करने का रीजन क्या था, नोट जो हमारी पेपर मनी थी उसको हटा करके फेट करेंसी लाने की क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों, जब तक पेपर मनी थी, जब तक गोल्ड के पेपर के पीछे गोल्ड थी, तब तक इन्फ्लेशन रेट स्टेबलाइज था। लेकिन जैसे ही फेट करेंसी आई, कि मतलब वहां पे गोल्ड का बैकअप हटा लिया गया, केवल वो एक आधारों पे चलना स्टार्ट हुआ, तब धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन की शुरुआत हुई यहाँ से। चलिए हम आगे बार डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अभी हम फेट करेंसी और पेपर मनी के ऊपर और भी डिस्कस करेंगे एक चीज के बारे में। और चलिए, फेट करेंसी आई गया तो हम एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि सबसे पहली बार, है ना, सबसे पहली बार गोल्ड को ट्रेजरी में रख के पेपर मनी कहाँ बना और कब बना, तो अगर हम बात करेंगे तो ये बना था जी 806 क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के 806 साल बाद यहाँ पे पहला पेपर मनी बना। कहाँ पे, चाइना में बना। ठीक है, चाइना में संग डायनेस्टी में बना यहाँ पे। और इस पहली कागज के, पहली पेपर नोट को क्या बोला गया दोस्तों, जियोजी। याद रखिएगा, GIAJIAOZI, है ना, जियोजी इसका नाम पड़ा। पहला पेपर जो है, वर्ल्ड की पहली पेपर मनी को क्या बोलते हैं, जियोजी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी इस टाइप की दिखती थी। ठीक है, पहला है कि गोल्ड को रखा गया ट्रेजरी में और बनाया गया क्या, जियोजी। अब जियोजी को दोस्तों बाद में, अगर हम बात करें, जियोजी को बाद में क्या किया गया, बाद में 1971 में, 1971 में इसको 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 गोल्ड से बैकअप हटा दिया गया। अब केवल ये गवर्नमेंट के आधारों पे चलेगा, तब निकल के आया दोस्तों फेड करेंसी। ध्यान रखिएगा, कब, 1971 से ये चीजें स्टार्ट हुई। तब हमारे पास क्या आया कि जो पैसा रहेगा, नोट रहेगा, वो बैक्ड नहीं होगा, गोल्ड से बैक्ड नहीं होगा, ये केवल और केवल अधिकारों पे चलेगा। हम वादा करते हैं इतना रुपए अदा करने का, और ये हमारा उस समय पेपर मनी क्लोज हो गया। अभी जो आपके पास है वो फेट करेंसी है, वो पेपर मनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1970 के पहले से वो पेपर मनी क्लोज हो गया, अब हमें जो मिल रहा है वो फेट करेंसी है। तो आई होप ये चीजें आप समझे होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब हम चलेंगे यहाँ से, बार्टर से हम चले जाएंगे बिटकॉइन की तरफ। तो इसको इसको समझने से पहले हम ये चाहेंगे कि क्या ये दो पेज जहां तक अभी हमने डिस्कस किया आप सभी समझ पाए हैं। आप सभी अगर समझ पाए हैं तो कमेंट में फटाक से एक आंसर दे दीजिए कि कैलिफोर्निया गोल्ड रश कब स्टार्ट हुआ। रहीम सर नाम नोट करेंगे, कमेंट में पहला किसका आंसर आता है, कैलिफोर्निया गोल्ड रश कब स्टार्ट हुआ। अजीत सर राजपूत सर पॉइंट लिखेंगे, रहीम सर। यस सर, रहीम अजीत। सर जी, अजीत सर राजपूत। वसीम अहमद सर, अनुभवी में एलपी कॉन्ट्रैक्ट में डाई सेंट पॉलीगन के। सर ये आप शाम के सेशन में पूछेंगे तो आपको मिलेगी, यहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रहा है, शाम के सेशन में इसको आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए, सर ने, अजीत सर ने एक पॉइंट अचीव कर लिया है। चलिए दूसरा हम क्वेश्चन पूछेंगे कि पेपर मनी कब बंद हुआ, पेपर मनी बंद होकर के फेट करेंसी कब आई।
दूसरा पॉइंट सर नोट कर लेंगे। सही, एकदम सही जवाब है हमारे अजीत सर ने दिया है, 1971। चलिए एक और क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों कि बार्टर सिस्टम क्यों फेल हुआ, उसका क्या रीजन था। अब अपने आंसर लिख सकते हैं कमेंट में। बार्टर सिस्टम क्यों फेल हुआ। एनीवन ऑफ देम। कोई भी हैंड रेस कर सकते हैं, जिसको आंसर पता है हैंड रेस कर सकते हैं। अजय निषाद जी, जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। अजय निषाद जी बताइए। डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम। क्या बात है सर, डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम की वजह से ये बार्टर सिस्टम आगे सरवाइव नहीं कर पाया। चलिए अब गोल्ड की कुछ मुख्य प्रॉपर्टी बताइए जिसमें वो ट्रेडेबल साबित हुआ और आज तक भी हो रहा है। कुछ चार मुख्य प्रॉपर्टी। सर मैं बताऊं। जी हाँ बताइए। फर्स्ट है स्कैरसिटी, दूसरा ड्यूरेबल, तीसरा है डिविजिबल और चौथा पोर्टेबल। चलिए सर, 2 पॉइंट अजय निषाद जी का आप लिखेंगे जी, बहुत सही सर, बहुत जबरदस्त आंसर दिया आपने। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि 6000 समय बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के 6000 साल पहले, जब जीसस क्राइस्ट नहीं आया था उसके 6000 साल पहले, हम सभी जानते हैं जो एज था वो क्या था, वो बार्टर सिस्टम था। ठीक है, जहाँ पे हमने बताया फिश और फ्रूट ये सब आपस में एक्सचेंज हुआ करते थे। फिर उसके बाद 1000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट, मतलब उसके 5000 साल के बाद क्या आया, गोल्ड आया। ठीक है, गोल्ड आया और गोल्ड कॉइन आया, सिल्वर कॉइन आया, जिससे लोग पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए। फिर दोस्तों फिर समय बदला, फिर क्राइस्ट के 806 साल के बाद क्या आया, पेपर मनी आया। ठीक है, पेपर मनी आया। और पहली बार पेपर मनी कहाँ पे आया, द वर्ल्ड द वर्ल्ड अर्लीस्ट पेपर मनी कहाँ पे आया, चाइना में आया। और किस नाम से आया, जीओजी के नाम से आया, ये सभी जानते हैं आप, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर दोस्तों, क्या हुआ फिर 1971 में, 1971 में 1971 में हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक फ्लैट एरा आया जिसमें यूएसडी डीकपल्ड फ्रॉम गोल्ड। कपल्ड मतलब पेयरिंग, डीकपल्ड मतलब अनपेयरिंग। तो यहाँ से जो पेपर मनी थी उसके साथ जो गोल्ड था उसकी पेयरिंग को हटा दिया गया। कब की बात है ये है दोस्तों 1971 की बात है, डीकपल्ड फ्रॉम गोल्ड। अब यहाँ से हमें जो निकल के आया वो क्या मिला, वो मिला दोस्तों फिएट करेंसी। ठीक है, अब 2008 आ गया। 2008 में आप सभी जानते हैं, कई बार जूम पे भी बताया गया है कि लेमन ब्रदर थे जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। उन्होंने बहुत सारा मॉर्गेज लोन दे दिया था। अब लोग मॉर्गेज को फिलअप नहीं कर पाए और काफी तेजी से रियल एस्टेट का भी वैल्यू गिरी और वो बैंकरप्ट हो गए थे, जिसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था और पूरा ट्रेडिशनल फाइनेंस जो था वो कोलैप्स हो गया था। सेंट्रलाइज जो फाइनेंस था वो 2008 में कोलैप्स हो गया था। तो 2008 में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। और उसी समय कोई था जिसका नाम सतोशी नाकामोटो, आप सभी जानते हैं। उसने क्या किया, उसने एक मेल किया, एक मेल किया और वहां लिखा बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांजेक्शंस। ठीक है, उस समय जन्म हुआ दोस्तों किसका, 2009 में जन्म हुआ बिटकॉइन का। ठीक है, सतोशी नाकामोटो के नाम से वो एक व्हाइट पेपर रिलीज हुआ फर्स्ट टाइम, जो कि फर्स्ट डिसेंट्रलाइज करेंसी बोला जाता है इसको, बिटकॉइन को। बिटकॉइन की अगर दोस्तों मैं अगर बात करूं कि जब वो रिलीज हुआ था तो उसकी जो प्राइस थी वो $0 थी। उस समय के बाद उसकी जो प्राइस थी वो 0.000764 आई, मतलब 3 जीरो के बाद 764 ये आई। उसके बाद 2011 में जाकर के $1 अचीव किया था। ध्यान से सुनिए, 2011 तक पहुंचते पहुंचते, मतलब 2009 में स्टार्ट हुआ, लॉन्च हुआ, और 10
11, मतलब फरवरी 9 फरवरी 2011 को उसने $1 अचीव किया। और आप सोचो आज उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ये चीज है दोस्तों, इसको भी हमें यहाँ पे समझना है। और अभी बताएंगे सप्लाई कितनी है, क्या है, कैसे है, अब उसको भी आप नोट कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। चलिए, तो धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया, एवोल्यूशन होता गया मॉनेटरी पॉलिसी में। तो देखा गया कि गोल्ड जो है वो हैवी हुआ करते थे, काफी ज्यादा वेटेड हुआ करते थे, तो उसको गोल्ड को रखा गया ट्रेजरी में। तो वहां पे आपको दिया गया क्या, पेपर मनी। ठीक है, पेपर मनी दिया गया। और फिर पेपर मनी के उतना ही छाप सकते थे जितना जिस देश के पास में गोल्ड है। अब क्या हुआ कि जब बहुत सारी गोल्ड पेपर मनी की जरूरत पड़ने लगी, तो 1971 में पेपर को रखा गया साइड में। अब बना दिया गया फेट करेंसी, एक ऐसी करेंसी जो कि केवल और केवल गवर्नमेंट के आधारों पे चलता है, उसमें किसी भी टाइप का गोल्ड की बैकिंग नहीं थी। तो फेट्स मनी क्या था दोस्तों, आप देखेंगे, द करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट, द करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट, लीगल टेंडर, the currency issued by the government, legal tender required to accept the dollar and yen and euros, all are the fiat currency। उसमें फिर वो सारी के सारी चीज क्या हो गई, फेट हो गई, पेपर मनी अंदर हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो फेट करेंसी मनी है, क्यों मनी है, बिकॉज द गवर्नमेंट सेट्स मनी। समझ में आया कि वो करे, पैसा तो है, वो क्यों पैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रहा है कि वो पैसा है। तो आप मानिए क्या है, वो पैसा है, उसके पीछे जो गोल्ड की बैकिंग थी वो नहीं है। तो आज हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारा फेट करेंसी है, न कि पेपर मनी है। पेपर मनी 1971 के पहले ही क्लोज हो गई थी। चलिए, ये चीज हमने यहाँ पे समझा। तो अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें कुछ एक ऐसी करेंसी चाहिए थी जो कि गोल्ड की तरह ट्रेड कर सके और उसकी एक वैल्यू हो। और दोस्तों हमेशा आप समझिए, मनी वो चीज होती है जिसकी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। अगर वो डुप्लीकेट हो रहा है, तब वो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो हमें एक ऐसा इनक्रिप्टेड चीजें चाहिए थी जिसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी हो और एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम हो जिसे कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। तब निकल के आया दोस्तों क्या, बिटकॉइन। बिटकॉइन जो कि एक डिसेंट्रलाइज का न्यू रखा। ठीक है, जहां पे हमें एक ऐसी मनी मिली जिसका कोई बॉस नहीं है। ठीक है, जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन पे नहीं, अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता है। और सभी ने उसको तेजी से एक्सेप्ट करना चालू किया। तो हमें उस समय मिला दोस्तों डिसेंट्रलाइज करेंसी, जिसे हम बोलते हैं आज बिटकॉइन। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे पेड करेंसी, व्हाट इज दैट, थाउजेंड्स बिल इन योर वॉलेट। ठीक है, अगर मान लीजिए, हम यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास गोल्ड है, और हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास गोल्ड है, और हमें क्या, हमें बहुत ही छोटे अमाउंट्स में पे करना है। ठीक है, हमें बहुत ही छोटे अमाउंट्स में पे करना है। हम कप ऑफ कॉफी ले रहे हैं, तो क्या वहां पे हमारा गोल्ड काम आएगा, नहीं। तब वहां पे डिस्कोर किसका हुआ, पेपर मनी का, आप सभी जानते हैं। फिर बाद में ट्रेजरी में रखा गया, और उसके बाद क्या निकाला गया, पहली फेड्स करेंसी आई। अब हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पहला पेपर मनी था वो 1806 में, 806 ई में बना था क्राइस्ट के बाद। और ये इसकी पहली पेपर मनी को क्या बोला गया था, जीओजी बोला गया था, और जो कि चाइना में ही डिस्कवर हुआ था, ये सभी जानते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी पहले ही आपको दिखा दिया था। अब आगे हम चलते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मनी इन योर वॉलेट इज जस्ट अ पेपर। हम सभी जानते हैं, ठीक है, इज जस्ट अ पेपर। क्या बताया गया, उससे ये बताया गया कि अगर हमारे पास $100 है, ठीक है, हमारे पास $100 है, तो उससे हम हर चीज खरीद सकते हैं, सब चीज खरीद सकते हैं। और क्यों खरीद सकते हैं, वो तो पेपर है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या है, गवर्नमेंट डिक्लेयर इट इज अ लीगल टेंडर। तो अगर कोई नहीं लेगा तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो एक लीगल टेंडर है। जिस दिन वो अपना लीगल टेंडर हटा लेगी, वो पेपर का टुकड़ा हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं ना, बोला गया था ना कि मोदी जी ने कभी आके बोल दिया था कि 500 और 800, 500 हजार के नोट जो हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो उसी समय जिन्होंने ह्यूज अमाउंट में इकट्ठा करके रखा था, उनके लिए वो कागज का टुकड़ा हो गया। ठीक है, तो ये चीज हुई दोस्तों। तब हमारा यहाँ पे, हमने हमने उस समय क्या था, वो फिट मनी था।
चलिए ये चीज हमने यहाँ पे देखा। अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे। एक चीज और हमने देखा दोस्तों, एक चीज हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ जो उसकी परचेसिंग पावर है वो घट रही है। रीजन क्या है कि दोस्तों प्रिंट एज मच एज दे वांट। जितना ज्यादा जरूरत पड़ रही है उतना ज्यादा लोग, पहले पेपर मनी को केवल उतना ही बना सकते थे जितना मार्केट में डिमांड है, जितना सॉरी जितना गोल्ड है उतना ही छाप सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, जितना चाहे उतना छाप सकते हैं। हुआ कुछ रीजन भी ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोविड 19 में जब कोविड आया था तो 2020 में अमेरिका ने बहुत ज्यादा कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर को यहाँ पे छाप दिया था। वहां पे उनको 4.2 बिलियन छापने थे, उन्होंने 7.5 छाप दिया था, है ना। तो जिससे क्या हुआ कि सप्लाई बढ़ गई। अब आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जब लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड जब बढ़ती है और सप्लाई वही रहती है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, जिससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। ठीक है। और जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। परचेसिंग पावर आई होप आप समझ रहे हैं कि रहेगा तो आपके पास $100 ही, लेकिन उसमें आप कम चीजों को परचेज कर पाओगे तो आपकी परचेसिंग वैल्यू घट जाती है। अगर हम वैल्यू की परचेसिंग वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो चीजें 1971 में जो अब पैसा आपके पास था, तब से लेके अब तक जो 1970 में आपके पास था पैसा, अगर उसको इक्विवेलेंट करेंगे, कुछ परचेसिंग पावर में $7.50 का संकेन हुआ है। अगर 50 साल की हम यहाँ पे ट्रेडिंग वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 87% परचेसिंग पावर घटी। अब परचेसिंग पावर घटी क्या है, अब उसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए आपके दादाजी के पास यहाँ पे $1000 था। क्या आपके दादाजी के पास यहाँ पे $1000 था? आपके दादाजी के पास $1000 था कब? 1971 में। अगर आज उसकी परचेसिंग पावर वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो गई है? लगभग $130। ये क्या है, मतलब ₹1000 की चीज, $1000 की चीज यहाँ पे उसकी परचेसिंग वैल्यू कितनी हो गई? $130। उस समय $1000 में क्या क्या नहीं खरीद सकते थे, लेकिन इन्फ्लेशन आने की वजह से उसी $1000 की वैल्यू कितनी हो गई? $130। मतलब पैसा तो उतना ही रहा, लेकिन उसकी परचेसिंग वैल्यू घट गई। तो परचेसिंग वैल्यू घटा को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 को समय के साथ साथ एक्स करना, 3x 4x 10x, ये करना पड़ेगा। ये कौन अपॉर्चुनिटी देता है? ये देता है दोस्तों हमें ओरिजिन, एलजीएनएस, सोनोबी। आज बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोजेक्ट है जो केवल लोग एपीवाई देखते हैं एंट्री कर जाते हैं, और उसमें आरओआई देखते हैं एंट्री कर जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता क्या ये सच में देगा, क्या ये सच में उस लॉन्ग रूट उस अपने इकोसिस्टम में मैप पर चल रहा है। वो केवल कुछ समय के लिए आता है, आप ऑलरेडी एक सिस्टम के साथ बिलीव में हैं, तो आपके उस बिलीफ का फायदा उठा करके वो सिस्टम आपके साथ एक बड़ा आईपीवाई का वादा करके 2-3 महीने तक देख के शट डाउन हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने विजन को क्लियर करें कि हमें इस सिस्टम के साथ लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। ठीक है, ये चीजें हमने देखा यहाँ पे। तो ठीक है, ये चीजें हुई और धीरे धीरे करके उसी समय जन्म हुआ दोस्तों बिटकॉइन का। आप सभी जानते हैं पेपर मनी फेड करेंसी के बाद 2008 में इसका जन्म हुआ, बिटकॉइन का जन्म हुआ। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज, हमारा जो पेज नंबर छठवां है, 2 पेज और बचा है, छठवां पेज है। उसका टॉपिक का नाम है 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द बर्थ ऑफ बिटकॉइन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप सभी से। यहाँ पे किसी बैंकिंग, विदाउट बैंकिंग, केवल कंप्यूटर एक डिवाइस के माध्यम से हम अपने लेन देन कर सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक अमाउंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश कैश सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते थे, कोई बैंक की जरूरत नहीं थी हमें यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे एक फिक्स सप्लाई भी थी, कितनी? 21 मिलियन की यहाँ पे फिक्स सप्लाई थी। जैसे गोल्ड में स्कार्सिटी जनरेट होती है, उसमें भी यहाँ पे भी स्कार थी कि बाद में कमी होगी यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे सारा का सारा जो ब्लॉकचेन था वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे था, पूरी तरीके से ओपन और ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन पे बनाया गया था। कोई भी जाकर के अपने ट्रांजेक्शन को वेरीफाई, वहां पे अपने ट्रांजेक्शन को देख सकता है। ठीक है, ये सारी चीज थी दोस्तों। ये हमें सतोशी नाकामोटो की तरफ से 3 चीजें मिली। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, एक फिक्स सप्लाई वाला कॉइन मिला हमें, और पूरी तरीके से ओपन और ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन मिला। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अभी तक कितने सप्लाई आ चुकी है उस 21 मिलियन में। 21 मिलियन में से कितनी सप्लाई आ चुकी है, तो हम बात करेंगे दोस्तों 20.07 इतनी मिलियन की सप्लाई आ चुकी है। 20.7 मिलियन की सप्लाई आ चुकी है। कितनी सप्लाई आनी बाकी है, तो दोस्तों कितनी सप्लाई आनी बाकी है? 0.
मिलियन की सप्लाई अभी आनी बाकी है। तो ये कब तक आ जाएगा, क्या अचानक से आ जाएगा, आज के आने की रेशियो क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो आने वाला है दोस्तों वो ये अभी मतलब 2140, मतलब 2140, सन 2140 में पूरा बिटकॉइन आएगा। क्योंकि हाल्विंग के तहत ये 4 साल में कम होता रहता है। तो अभी कितना है, 20.7 मिलियन की सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है। तो ये चीज हम यहाँ पे समझते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हमें ये सबसे महत्वपूर्ण और बेस्ट हमारा पेज में है बिटकॉइन के ऊपर, अगर स्टडी करना चाहेंगे तो एक फ्लो चार्ट बना के बताया गया है कि सतोशी नाकामोटो ने जब पहला बिटकॉइन रिलीज किया उसके बाद की हिस्ट्री है यहाँ पे सारी की सारी चीजें। आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर में यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस, 15 सितंबर में, सितंबर अक्टूबर के बीच में हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था जहाँ पे बैंक कोलैप्स हो गया। देन उसके बाद 31 अक्टूबर 2008 में सतोशी नाकामोटो ने 9 पेज का रिलीज किया व्हाइट पेपर। और आप सभी जानते हैं दोस्तों जो पहला जेनेसिस ब्लॉक था, जो बिटकॉइन का पहला जेनेसिस ब्लॉक था, वो कब बना, वो बना हमारा 3 जनवरी 2009 को। 3 जनवरी 2009 को पहला ब्लॉक बना। इसको बोल सकते हैं फर्स्ट बिटकॉइन इज बॉर्न। ठीक है, 3 जनवरी 2009 को पहला ब्लॉक बना। और पहले ब्लॉक बनने के बाद पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ, 3 जनवरी को बना। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 3 जनवरी को पहला ब्लॉक बना। और 12 जनवरी 2009 को पहली बार ट्रांजेक्शन हुआ, सतोशी नाकामोटो ने उसको ट्रांसफर किया किसको, हाल फिनली को। ठीक है, हान फिनली एक कंप्यूटर एक्सपर्ट और क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट माने जाते थे। कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे और क्रिप्टोग्राफी के एक्सपर्ट थे। उन्होंने मेल से कुछ डिस्कशन किया सतोशी जी से, और उन्होंने पहली ट्रांजेक्शन लिया 2009 में पहली बार। 12 जनवरी 2009 को पहली बार ट्रांजेक्शन हुआ किसके साथ, हान फिनली के साथ यहाँ पे हुआ। अब हम बात करते हैं भाई दोस्तों मई 2022, 2022 मई, सॉरी 22 मई 2010 को पहली बार आप सभी जानते हैं किसी ने $10,000 से, 10,000 बीटीसी से 2 पिज्जा खरीदे थे। ये सबसे बड़ी भूल थी, तो बिकॉज दोस्तों आज उसकी कीमत लगभग अगर हम बात करें कि कितने करोड़ों में है, तो काफी ज्यादा, मतलब 1543 करोड़ इतने डॉलर्स बनते हैं, सॉरी, हाँ इतने डॉलर्स बनते हैं यहाँ पे 2 पिज्जा के। आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। मेरा बताने का मतलब यही है कि 22 मई 2010 को पहली बार 2 पिज्जा खरीदा गया था 10,000 बिटकॉइन से। और उस समय बिटकॉइन की कीमत भी लगभग 0.00076 थी। 2011 में पहली बार $1 अचीव उसने किया था। और इसी वजह से 2022 का जो डेट है, सॉरी 22 मई का जो डेट है दोस्तों, 22 मई को बोला जाता है बिटकॉइन पिज्जा डे। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से जाना जाता है। चलिए अगर हम माइनर्स की बात करें कि किस तरीके से माइनिंग करने वाले को प्रॉफिट होता है, तो दोस्तों जब ये लॉन्च हुआ था 2009 में, तो यहाँ पे एक हाल्विंग शेड्यूल्ड है। हाल्विंग शेड्यूल हर 4 सालों का होता है। हाल्विंग शेड्यूल हर 4 सालों का होता है। तो 2009 से 2012 के बीच में, 2009 में बिटकॉइन रिलीज, जो माइनर माइन करता था तो उसको 50 बीटीसी मिलते थे एक माइनर्स को। उसके बाद 12 में हुआ 25 हो गया, 16 में 12.5, और फिर इसका भी हाफ हुआ कि कब, 2020 में ये हुआ। और 2024 में जो हाल्विंग अमाउंट है वो दोस्तों है 3.125। कोई माइनर्स है, अगर वो माइन करता है, कोई माइनर्स है और वो माइन करता है, तो उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है 3.125 बीटीसी मिल रहा है आज के समय में। अब ये 4 साल कब होगा, 26 है, तो लगभग 28 में, 2028 में इसकी हाल्विंग कितनी हो जाएगी, 1 समथिंग हो जाएगी, ये एक से भी कम हो जाएगा। तो पूरा अभी तक कितना आ चुका है, जो मैंने बताया 20.07 मिलियन आ चुका है। और 0.93 आएगा। 0.93 आने में कितना समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लग जाएगा लगभग 21,040। और एक हाल्विंग शेड्यूल्ड में लगभग 2,10,000 ब्लॉक्स बनते हैं। तो काफी ऊंची बात है दोस्तों, इसी में जरूरत नहीं, लेकिन जानना जरूरी है कि 2,10,000 एक हाल्विंग पीरियड में हमारा ब्लॉक्स बन के तैयार हो जाते हैं। चलिए, तो इस तरीके से माइनर्स को प्रॉफिट होता है और ऐसे करके ब्लॉक्स बनते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ब्लॉक्स दूसरे ब्लॉक से एक हैश के थ्रू जुड़ा होता है। और एक ब्लॉक में उसके आगे और उसके पीछे, मान लीजिए ये ब्लॉक है,
इसमें इसके आगे वाले और इसके पीछे वाले दोनों का हैश होता है। ठीक है, इसके पास खुद का हैश होता है और इसका हैश इसमें होता है। ठीक है, इसका खुद का हैश होता है, इसका हैश इसमें होता है, इसका खुद का हैश होता है, इसका हैश इसमें होता है। तो खुद का हैश, इसका हैश और पीछे वाला भी तो उसका हैश पे रखेगा, तो मतलब एक ब्लॉक में उसके आगे और पीछे वाले ये हैश होते हैं। हैश ब्लॉकचेन का एक डीएनए, एक बोल सकते हैं एक फिंगरप्रिंट होता है। बाद में आप कभी आईटीआर वगैरह देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका दूसरा भी अकाउंट है और वहां से आपका नाम से तो चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्रॉपरली समय के साथ साथ अपने आधार कार्ड पे चेक करा सकते हैं कि सर कितने अकाउंट्स है मेरा, यहाँ से करके ये वो भी चीजें आप साल में, एक साल में, 2 साल में, ये सारी चीजें आप रेगुलर बेसिस पे इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें दोस्तों हमने देखा। और तीसरा जो है, पहला है प्राइवेसी प्रोटेक्शन, तीसरा है कंप्लायंसेस रेडी। कंप्लायंसेस रेडी मतलब कि ये फुल्ली ऑडिट के लिए तैयार है दोस्तों, पूरी तरीके से ऑडिट के लिए तैयार है, क्योंकि हम किसी के प्राइवेट की को इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन व्यू की इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यू की से आप उसके ट्रांजेक्शन को देख सकते हो और फिर अपने ट्रांजेक्शन को छुपा भी सकते हो। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो चीज होती है, एक होता है प्राइवेट की, एक होता है व्यू की। प्राइवेट की आपके अमाउंट की सिक्योरिटी है, व्यू की आपके ट्रांजेक्शन को देखा जा सकता है, केवल व्यू किया जा सकता है, छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपका जो टोकन होता है क्या आपके वॉलेट में होता है? नहीं, वो केवल और केवल आपके ब्लॉकचेन में होता है। और प्राइवेट की आपको ऑथराइज करता है कि उस ब्लॉकचेन में मौजूद इतना टोकन के आप मालिक हैं। तो मतलब जिस प्राइवेट की इज इक्वल टू क्वाइन, जिसके पास प्राइवेट की है क्वाइन उसका है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्राइवेट की इज इक्वल टू क्वाइन। जिसके पास वॉलेट 12 की है वो उसका मालिक है। आपको लगता होगा ना कि वॉलेट में टोकन होता है, नहीं, वॉलेट में डिजिट होता है, टोकन ब्लॉकचेन पे होता है। ठीक है, तो प्राइवेट की और व्यू की दो की होता है, जिसमें प्राइवेट की आपको ऑथराइजेशन, आपको मालिक बनाता है, और वहीं व्यू की ऑथराइज करता है कि आप उस ट्रांजेक्शन को आपकी परमिशन से कोई भी देख सकता है। फ्यूचर में अगर इसका रेगुलेशन होता है तो कहीं कहीं हमें ट्रांजेक्शन शो करने की जरूरत पड़ेगी तो व्यू की से हो सकता है। तो काफी फ्रेंडली है ऑडिट के लिए और काफी अच्छी तरीके से ऑडिट भी हो जाएगा। जहाँ पे केवाईसी की जरूरत होगी तो वहां पे भी कर सकते हैं। तो मतलब ऑडिट फ्रेंडली ऑडिटेबल है। तीसरा जो सबसे मुख्य बात है दोस्तों अनुबी में, वो है ईवीएम कंपेटिबल। ईवीएम कंपेटिबल का मतलब क्या होता है, आप एक बात ध्यान से सुनिएगा। ईवीएम कंपेटिबल का मतलब होता है कि आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन ने केवल P2P ट्रांजेक्शन बनाया, लेकिन इथेरियम ने क्या दिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप एक ही ब्लॉकचेन पे, हम बिटकॉइन पे कोई नए प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन दोस्तों इथेरियम पे हम नए प्रोजेक्ट बना सकते हैं और साथ में उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको सेल्फ एग्जीक्यूटिंग बना सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक इसी पैटर्न में ये रन करेगा, इसको हम बना सकते हैं, प्री डिसाइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आज जो ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनियां बन रही है वो किस पे बन रही है, इथेरियम पे बन रही है। लेकिन इथेरियम में भी आप सभी जानते हैं कि वहां पे भी ट्रांसपेरेंसी है, वहां पे भी पब्लिक चैन पे है। बीटीसी ट्रांसपेरेंट है और इथेरियम भी ट्रांसपेरेंट है। अनुबी ट्रांसपेरेंट नहीं, सेलेक्टिव प्राइवेसी को रखता है आपके। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आप दिखा सकते हैं, जरूरत होगी, नहीं हो तो वहां पे हाइड कर सकते हैं। ईवीएम कंपेटेबल का मतलब है कि वो इथेरियम की वो सारी फैसिलिटी आपको अनुबी पे मिलने वाली है। जो भी इथेरियम पे आप नए प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अनुबी बना सकते हैं। जो भी आप इथेरियम पे नए नए कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करके एक नया प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं स्टार्टिंग में, वो भी आप यहाँ पे अनुबी में कर सकते हैं। मतलब ईवीएम कंपेटेबल होने से मतलब यह है कि जो डेवलपर हैं, जो इथेरियम पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, उनको अब अनुबी में आके स्टार्टिंग से, शुरू से समझ करके काम करने की जरूरत नहीं है। वही जो इथेरियम पे प्रोसेस यूज हो रहा था वो सेम प्रोसेस आप अनुबी में कर सकते हैं। मतलब जो आपका शुरू से सीखने की जरूरत नहीं है, जहां से आप तक की नॉलेज है वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इथेरियम ईवीएम वर्चुअल मशीन ईवीएम कंपेटिबल है। हमारा जो अनुबी है वो ईवीएम कंपेटिबल है। वहां की जो इथेरियम पे जो भी चीजें चलती थी, जो भी चीजें आप नया नया कर सकते थे, वो सारा का सारा चीज आप यहाँ पे अनुबी के साथ लिंक करके आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये तीन कोर एडवांटेज है, पहला है प्राइवेसी प्रोटेक्शन, दूसरा है कंप्लायंसेस रेडी, और तीसरा है दोस्तों ईवीएम कंपेटेबल। ये तीन चीजों की वजह से ओरिजिन आज पूरी तरीके से मार्केट में विख्यात होता जा रहा है। हर कोई इसको सीखने, समझने और लेने की कोशिश कर रहा है, और इसको इसके अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। चलिए हम बात करते हैं कि मॉनेटरी रिवोल्यूशन में नेक्स्ट स्टॉप हमारा अनुबी क्यों बन रहा है। क्योंकि दोस्तों योर प्राइवेसी स्टे योर, आपकी जो प्राइवेसी है वो हमेशा के लिए आपकी है। बिटकॉइन इथेरियम अभी भी ट्रांसपेरेंट है, आपके ट्रांजेक्शन को विजिबल है, बस एक बार आपका आइडेंटिटी हो जाए कि ये एड्रेस आपका है। दूसरा है अनुबी में कि योर कंट्रोल योर डेटा, आप मतलब यू कंट्रोल योर डेटा,
अपने डाटा का कंट्रोल ये आप रख सकते हैं, आपके पास है। जैसे हमने देखा ना कि हमने हमारा सेंट्रलाइज पे बड़ौदा बैंक का ये सारा डिटेल लूज होगा। क्यों लूज हुआ? क्योंकि हो सकता है टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी इशू होगी। कहीं से भी आप कंपनी में अप्लाई करते हो लोन के लिए, आपको 10 लोन के लिए कॉल आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी ने क्या किया, आपके डाटा को और भी लोन वालों को सर्कुलेट किया, वहां से कुछ चार्जेस जो भी एक्सवाइजेड लिया होगा। तो यहाँ पे आपका डाटा, आपका सिक्योरिटी को यहाँ पे मेंटेन करता है अभी। इसके साथ साथ फ्यूल फॉर द फ्यूचर ऑफ मनी, ये तीन चीजें हैं दोस्तों। एडवांटेज के साथ साथ ये तीन चीजें हैं जो अनुबी लेके आया है, और हम अब सभी इसको अडॉप्ट करके इसमें बहुत बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि स्टार्टिंग फेज में हमने अनुबी के हर एक स्टेप को देखा है एलजीएनएस के माध्यम से। और अनुबी का जो हमारा जो इनिशियल कॉइन है एलजीएनएस, वो इनिशियल कॉइन है, वो इनिशियल टोकन है, वो एलजीएनएस है। हम सभी लकी हैं कि हमारे पास वो है, उसकी न्यू जो है वो हमारे पास है। इन फ्यूचर कुछ भी अनुबी में होने वाला होगा तो हम अनुबी में एलजीएनएस से एंट्री करेंगे। तो हम सब लकी हैं कि ऑलरेडी हमारे पास उसका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है एलजीएनएस। हम उसको रेगुलर बेसिस पे कंपाउंडिंग कर रहे हैं, और आई होप कि हम इसमें बहुत अच्छा कर सकेंगे। तो चलिए, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। हमारे पास पहला चैप्टर 12 पेज 8 पेज का था, खत्म हुआ। अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। हम ऐसे ही समय निकाल करके उन सभी 5 चैप्टर की भी स्टडी करेंगे। तो चलिए चलिए हम चलते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ।